एपिसोड 27। अच्छा, तियान लाओ को भी कुछ असहजता महसूस हुई और उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। टकराना। अचानक दूर से तेज आवाज आए और दो जानवरों की दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद भयानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव हुआ। तियान लाओ ने कहा, यह कितना भयानक शक्ति परिणाम है। दो उच्च स्तरीय राक्षस लड़ रहे हैं। फैंग चेन का दिल द्रवित हो गया और उसने कहा, चलो हम चल कर देखें। मुझे भी ऐसा ही लगता है। 5वें या 6ठे स्तर पर राक्षसों में बहुत अधिक बुद्धिमत्ता होती है और वे जानते हैं कि समान रूप से शक्तिशाली अन्य राक्षसों से लड़ने पर उन्हें केवल चोटें ही आएंगी। यदि आप यहाँ घायल हो जाते हैं तो आमतौर पर इसका केवल एक ही परिणाम होता है, और वह है मृत्यु। इसलिए वे तब तक लड़ाई से बचेंगे जब तक कि कोई कारण न हो जिसके लिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़े, जैसे कि खजाना। यदि वे दोनों जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वह वास्तव में वही है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, तो क्या यह उचित नहीं होगा? वे दोनों सावधानी से लड़ाई वाली जगह पर आए। मैंने लगभग 5 फुट लंबे एक विशालकाय लोहे से बने मगरमच्छ को एक विशाल काले पक्षी से लड़ते देखा। काला पक्षी छाया की तरह अदृश्य था और उसके पंख 10 फीट लंबे थे। गति भयावह है। दोनों ही स्तर 5 शिखर राक्षस हैं और लड़ाई बहुत भयंकर है। ब्लैकबर्ड शैडो क्लॉ अत्यंत तेज, अजीब और अप्रत्याशित है, लेकिन बख्तरबंद विशालकाय मगरमच्छ में अद्भुत सुरक्षा क्षमता है। वह अपने मुंह से लावा उगलता है तथा अत्यंत शक्तिशाली है। दोनों के बीच लड़ाई बहुत भयंकर थी। काली चिड़िया अपनी चपलता पर भरोसा करते हुए लगातार सभी दिशाओं से बख्तरबंद विशालकाय मगरमच्छ पर हमला कर रही थी। यद्यपि बख्तरबंद विशालकाय मगरमच्छ पर लगातार हमला किया जा रहा है, फिर भी वह हमेशा काले पक्षी को गंभीर झटका देने के अवसरों की तलाश में रहता है। तियान लाओ ने परिचय दिया, काले पक्षी को शैडो फायरबर्ड कहा जाता है। यह एक राक्षस जानवर है जो पक्षियों के बीच अपनी चपलता के लिए जाना जाता है। यदि आप इसके द्वारा लक्षित होते हैं तो आपको केवल जीवित ही खाया जाएगा। भले ही आप मेरे खिलाफ हों, मैं खुश नहीं रहूंगा। मगरमच्छ का नाम आयरन फ्लेम मगरमच्छ है। हालांकि यह धीरे धीरे चलता है, लेकिन यह अभी गति पकड़ रहा है। एक बार जब इसे मौका मिल जाता है तो ये जो शक्ति छोड़ता है उसका सामना करना 6ठे स्तर के राक्षस के लिए भी मुश्किल होगा। यद्यपि 5वें स्तर के भिक्षु झोउ युआन बेंचमार्क हैं, अगर वह वास्तव में झोउ युआन का सामना करना चाहते हैं तो उनमें से अधिकांश मृतंत होंगे। राक्षस इंसानों से अलग होते हैं। एक बार जब वे लड़ते हैं तो या तो आप मर जाते हैं या मैं जीवित रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि भिक्षु अभी भी एक निश्चित सीमा तक तर्कसंगतता बनाए रख सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह थोड़ा संयमित है और जब वह कार्रवाई करता है तो वह पर्याप्त उग्र नहीं होता है। जहां तक युद्ध के अनुभव की बात है तो तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवित राक्षस और जानवर मूल रूप से हर दिन लड़ते रहते हैं। ये धीरे धीरे कम होता जाएगा जब तक कि यह उच्च स्तरीय राक्षस न बन जाए। लेकिन लड़ने की प्रवृत्ति हड्डियों में अंकित हो गई है और मैं नहीं जानता कि यह मानव जाति से कितनी अधिक मजबूत है। फैंग शियाओ, वो देखो, परमेश्वर एक स्थान की ओर संकेत करता है। फैंग चेन ने चारों ओर देखा और एक लाल 7 पंखुड़ियों वाला फूल धीरे धीरे चमकीले रंगों में खिलता हुआ देखा। 7 खजाने स्वर्गीय आत्मा फूल, और यह अभी भी 5वें स्तर पर है। उसका दिल हिल गया। ये दिव्य फूल है जो मेरिडियन को खोलता है। अगर इसे सीधे लिया जाए तो एक साधारण साधु कम से कम 3 मेरिडियन खोल सकता है, और फैंग चेन के ज्ञान सागर में इस फूल को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर इसे कुछ औषधीय सामग्रियों के साथ अमृत में परिष्कृत किया जाए तो वह कम से कम 4 और नसें खोल सकता है। ये फूल नाड़ियां खोलने के लिए बहुत बढ़िया है और तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, छोटे दोस्त फैंग। तियान लाओ ने भी कहा। इस फूल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसने सोचा कि इसे फैंग चेन के उपकार के रूप में उपयोग करना बेहतर होगा। धन्यवाद भगवान, मैं इस उपकार को याद रखूंगा, फैंग चेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। तियान लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र फैंग, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फूल का मुझ पर कोई खास प्रभाव नहीं है। उसने दोनों राक्षस जानवरों को देखा और कहा, जब दोनों राक्षस जानवरों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो मैं उनसे निपटने के लिए कार्रवाई करूंगा। ये बहुत परेशानी वाली बात है। ये 2 स्तर 5 राक्षस ऐसी चीजें नहीं है जिनसे फैंग चेन निपट सके। दोनों राक्षस जानवरों के बीच लड़ाई अभी भी भयंकर थी और दोनों पक्ष एक दूसरे पर जोरदार हमला करते दिख रहे थे। लॉज वाला मगरमच्छ को अवसर का फायदा उठाने से रोकने के लिए शैडो फायर स्पैरो ने अपनी प्रतिभा को चरम सीमा तक उत्तेजित किया और फैंग चेन और दोनों केवल आगे पीछे आने जाने वाले प्रतिबिंबों को ही देख सकते थे।
यहाँ तक कि अगर फैंगचेन आत्मा दानव आंख का उपयोग करता है तो वह इसे स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं सकता है। यद्यपि आयरन फ्लेम मगरमच्छ की सुरक्षा अद्भुत थी, फिर भी वह शैडो फायर स्पैरो के लगातार हमलों से क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन यह अभी भी पीछे हटता है और अवसरों की तलाश करता है। अब दोनों पक्ष धीरज के लिए लड़ रहे हैं और जो अंत तक धीरज रख सकेगा वही विजेता होगा। हालांकि छाया अग्नि पक्षी अधिक शारीरिक ऊर्जा का उपभोग करता है, इसलिए ये धीरे धीरे अस्थिर और जीतने के लिए उत्सुक हो जाता है। विजेता का फैसला हो गया है, फैंगचेन ने कहा। अगले ही क्षण छाया अग्नि पक्षी ने सोचा कि वह लॉज वाला मगरमच्छ की दृष्टि से बच रहा है और उसने हमला कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह आयरन फ्लेम मगरमच्छ का तैयार किया हुआ जाल था। यह अचानक घूम गया और अपने बड़े मुंह को अपने शरीर के आधे हिस्से तक फैला दिया। शैडो फायर स्पैरो को सीधे उसकी गर्दन पर काट लिया। छाया अग्नि पक्षी लगातार चिल्लाया और संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने देखा कि लॉज वाला मगरमच्छ के मुंह में गर्मी की लहर घूम रही थी और छाया अग्नि पक्षी का काटा हुआ हिस्सा सीधे पिघल गया और वह मौके पर ही मर गया। ये बर्फ है, भगवान कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इस समय आयरन फ्लेम मगरमच्छ का ध्यान शैडो फायर बर्ड पर है, जो कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय है। फैंगचेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अभी उसके रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में मौत की धमकी का ख्याल आया वगैरह। उसने तुरंत तियान लाओ को बुलाया। क्या हुआ? तियान लाओ ने संदेह से पूछा। छिप जाओ, जल्दी करो, कुछ आ रहा है, अब बात करने का समय आ गया है। उसने पहले ही अपने शरीर पर कई अदृश्यता के ताबीज लगा रखे हैं। तियान लाओ ये देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ था। लेकिन फैंगचेन पर भरोसा होने के कारण उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, जल्दी से अपनी आभा को छुपाया और एक चट्टान के पीछे छिप गया। टकराना। अगले ही पल जिस जगह पर आयरन फ्लेम मगरमच्छ था वह अचानक खुल गई। एक बहुत बड़ा जीव जमीन से बाहर निकला। उसने अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ आयरन फ्लेम मगरमच्छ को सीधे काट लिया। शैडो फायर बर्ड के साथ उसे भी अपने पेट में निगल लिया। तियान लाओ ने अवचेतन रूप से उस पर नजर डाली और उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक बहुत ही विशाल लाल 1000 पैर वाला चाचा था, जिसके पूरे शरीर पर मोटे कीट कवच थे और उसका सिर भूत के चेहरे जैसा था। शरीर की लंबाई लगभग अदृश्य थी और घने पैर लोगों की खोपड़ी को सुन्न कर देते थे। और इस पर अभी भी बहुत सारा मैग्मा है। यह एक राक्षस निकला जो मैग्मा में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। स्तर 7 वान्यान भूत लुओकृमि। तियान लाओ को पसीना आ गया। ये वान्यान ज्वालामुखी में एकमात्र स्तर 7 राक्षस है। वह डर तो रहा था, लेकिन खुश भी था कि उसने फैंगचेन की बातें सुन ली। अगर वह अभी बाहर भागता तो मर जाता। कौन? किसने ये चीज मेरी गुफा में फेंकी? वान्यान भूत लुओवम ने उन्मादपूर्ण दहाड़ लगाए और ध्वनि ने दुनिया को हिला दिया और जमीन लगातार हिल रही थी। जब राक्षस 7वें स्तर पर पहुंचा तो उसमें पहले से ही प्रबल आध्यात्मिक बुद्धि थी और वह मानव भाषा बोल सकता था। हालांकि राक्षस में कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं थी और वह दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए केवल गंध या आंखों पर ही निर्भर रह सकता था। अन्यथा यदि वह ग्रैंडमास्टर होता तो फैंगचेन और अन्य लोगों की छिपाने की विधि को हास्यास्पद कहा जा सकता था। टकराना। वान्यान घोस्ट लुओवम बहुत अधिक समय तक जमीन पर नहीं रहा और जल्द ही वापस जमीन में घुस गया और गायब हो गया। लेकिन फैंगचेन और अन्य लोगों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। धूपबत्ती के बाद कोई हलचल नहीं हुई और दोनों गुप्त स्थान से बाहर चले गए। लेकिन अब भी दोनों डरे हुए हैं। तियान लाओ ने कहा, इस पर ध्यान देने के लिए मित्र फैंग को धन्यवाद, अन्यथा मैं मर चुका होता। फिर उसने असमंजस में पूछा, लेकिन दोस्त फैंग, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि यह स्तर 7 राक्षस प्रकट होने वाला था? फैंगचेन धीरे धीरे होश में आया और जब उसने ये सवाल सुना तो दंग रह गया। वह नहीं जानता था कि वह इसका पहले से पता कैसे लगा सकता था। नहीं, ये वह नहीं था जिसने इसे पहले से ही देख लिया था, बल्कि उसकी तलवार रूपी राक्षसी देह ने इसे पहले ही देख लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा तलवार रूपी दानव शरीर भी खतरे को पहले भांप लेता है? उसने मन ही मन सोचा और फिर वह उत्साहित हो गया। अगर ऐसा है तो क्या मेरे पास अपनी जान बचाने का एक और तरीका नहीं होगा? मुझे नहीं पता क्यों, शायद वह पकड़े जाने से डरता था। जब फैंगचेन की ताकत में सुधार हुआ तो वह अच्छे मूड में नहीं था, लेकिन जब तक उसके पास कोई खजाना या उसकी जान बचाने का साधन था, वह बहुत खुश रहेगा। तियान लाओ का प्रश्न सुनकर
वह स्वाभाविक रूप से तलवार दानव शरीर का रहस्य नहीं बताएगा और केवल इतना कह सकता है, शायद ये सिर्फ छठी इंद्रिय है। अच्छा ऐसा है। तियान लाओ को इसमें कोई संदेह नहीं था। एक साधक की छठी इंद्रिय कभी कभी बहुत सटीक होती है और क्षेत्र जितना ऊंचा होता है, भावना उतनी ही स्पष्ट होती है। फैंग शियाओयू इतनी कम उम्र में इतनी संवेदनशील है, जो वास्तव में सराहनीय है। तियान लाओ बहुत दयालु हैं, फैंग चेन ने विनम्रता से कहा। फिर फैंग चेन ने 7 खजाने स्वर्गीय आत्मा फूल की दिशा में देखा। इस समय फूल पूरी तरह से खिल चुका है और फूलों की सुगंध मादक है। ऐसा लगता है कि 7वें स्तर के राक्षस को इस फूल में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो हमारे लिए एक सौदा है। तियान लाओ ने मुस्कुराते हुए फैंग चेन से कहा। फैंग शियाओयू ने अन्य उच्च स्तरीय राक्षसों को आकर्षित करने से बचने के लिए जल्दी से इस फूल को उठा लिया। ठीक है, फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से आदेश का सम्मानपूर्वक पालन किया। फैंग चेन सीधे 7 खजाने स्वर्गीय आत्मा फूल के पास आया, उसे उठाया और ध्यान से एक ब्रोकेट बॉक्स में रख दिया। तियान लाओ ने फैंग चेन को आत्मा का फूल रखते देखा और कहा, दोस्त फैंग चलो। इंतजार। फैंग चेन ने तियान लाओ को बुलाया और उस स्थान पर एक बड़े गड्ढे की ओर इशारा किया जहां वह नहीं जाना चाहता था। ये वही था जो 10,000 लपटों वाले भूतबग ने बनाया था। दोस्त फैंग का मतलब है। तियान लाओ ने फैंग चेन को देखा। ये छेद स्पष्ट रूप से ज्वालामुखी के गहरे केंद्र की ओर जाता है और यह एक शॉर्टकट है। फैंग चेन ने कहा, हालांकि यह थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन हम 7वें स्तर के राक्षस के घोंसले में जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट लेना बेहतर है। तियान लाओ ने सिर हिलाया। फिर वे दोनों सीधे गुफा में चले गए और ज्वालामुखी की गहराई में चले गए। वे जितना अधिक गहरे गए, तापमान उतना ही अधिक होता गया। यहाँ तक कि फैंग चेन भी खुद को संभालने में असमर्थ महसूस करने लगा और उसे खुद की रक्षा के लिए जादू का इस्तेमाल करना पड़ा। और तियान लाओ, जो सवाल पूछने के क्षेत्र में था, टिकने में सक्षम था। इस तरह दोनों 200 फीट से अधिक नीचे चले गए। अचानक उन्हें लगा कि आगे की सड़क बहुत चौड़ी है, और जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वे मैग्मा क्षेत्र में आ गए हैं। विशाल भूमिगत भाग मैग्मा से भरा हुआ था और आसपास की पत्थर की दीवारों में कई छेद थे जो विभिन्न स्थानों तक जाते थे। ऐसा लगता है कि हम 7वें स्तर के राक्षस के घोंसले में आ गए हैं, तियान लाओ ने कहा। दोनों ने नीचे की ओर इशारा करते हुए एक बड़ा छेद चुना और आगे बढ़ना जारी रखा। टकराना। समय समय पर ऊपर से तेज आवाजें आती रहीं। किसी कारण से वान्यान भूत लोवोम बहुत क्रोधित और अत्यंत चिड़चिड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके घोंसले के साथ कुछ किया है और वह बेचैनी से अपराधी की तलाश कर रहा था। ये फैंग चेन और तियान लाओ के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि यह 7वें स्तर के राक्षस का घोंसला था, इसलिए वे रास्ते में बहुत सुरक्षित थे और उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। तियान लाओ, तुम क्या देखते हो? कई भूमिगत छिद्रों से गुजरने के बाद उन्हें अचानक पता चला कि सामने का भाग फिर से विशाल हो गया है और यहाँ बहुत सारे लाल क्रिस्टल थे। यह एक लाल क्रिस्टल अयस्क है। इस चीज में बहुत शुद्ध शरीर शोधन ऊर्जा है। अगर इसे शरीर शोधन के दौरान परिष्कृत किया जाता है तो इससे बहुत लाभ होगा, तियान लाओ ने उत्साह से कहा। ओह! फैंग चेन की आंखें चमक उठी और स्वाभाविक रूप से वह शरीर को निखारने वाली चीजों को नहीं छोड़ेगा। चून के स्थान पर कभी कोई प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए पूरी गुफा लाल क्रिस्टल से ढकी हुई है। फिर दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखा और मौन सहमति से लाल क्रिस्टल कच्चे पत्थरों की कटाई शुरू कर दी। यद्यपि ये पत्थर हैं, इन्हें चुटकी बजाकर निकाला जा सकता है, इसलिए दोनों ने व्यग्रतापूर्वक खोज शुरू कर दी। इस खोज में बहुत समय लगा। दोनों ने स्टोरेज बैग का लगभग आधा हिस्सा भर दिया और फिर उन्होंने यहाँ सभी लाल क्रिस्टल कच्चे पत्थरों की खोज पूरी कर ली। हाँ, सिर्फ ये लाल क्रिस्टल कच्चे पत्थर ही यात्रा के लायक हैं। अगर आज 7वें स्तर का राक्षस इतना हिंसक न होता तो मुझे डर है कि हमारे पास कोई मौका नहीं होता। तियान लाओ बहुत खुश था। उसके द्वारा एकत्र किए गए लाल क्रिस्टल कच्चे पत्थर कम से कम 5 या 6 मिलियन में बिक सकते थे, तो वह खुश कैसे न होता। फैंग चेन भी मुस्कुराया और फिर दोनों चल पड़े। वे जितना अधिक गहरे गए, तापमान उतना ही अधिक होता गया और यहाँ उनकी आध्यात्मिक चेतना कोई भूमिका नहीं निभाएगी। एक बार आध्यात्मिक चेतना मुक्त हो गई तो वह आसपास के तापमान से पिघल जाएगी। यहाँ तक कि फैंग चेन की आत्मा आकाश दानव आंख भी बहुत प्रतिबंधित थी। अचानक गुफा के सामने एक लाल रोशनी जल उठी जो बहुत चमकदार थी। फैंग चेन और तियान लाओ के दिल हिल गए। ये गड्ढा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा।
अपने शरीर पर कई अदृश्यता के ताबीज पहने और गड्ढे की ओर चले गए। जब वे गुफा के अंत में पहुंचे तो एक गर्म लहर आई जिसने फैंग चेन को लगभग पिघला दिया। सौभाग्य से तलवार दानव का शरीर मजबूत था और उसने फैंग चेन की रक्षा के लिए एक बाधा बनाने के लिए जादुई ऊर्जा उत्सर्जित की। फैंग चेन ने चारों ओर देखा और पाया कि वे गड्ढे के किनारे पर थे, जहां 10,000 ज्वालाभूत लुओ कीड़ों द्वारा ड्रिल किए गए अनगिनत विशाल छेद थे जो एक छत्ते की तरह घने थे। उसने फिर नीचे देखा और नीचे उबलता हुआ मैग्मा उबल रहा था। ये भयावह तापमान लोगों को नजदीक आए बिना ही वाष्पित कर सकता है। भले ही फैंग चेन मज्जा सफाई क्षेत्र में था, ये वही था। फैंग चेन ने जब ये देखा तो वह डरे नहीं बल्कि खुश हुए। इस जगह पर लिउली यानहुआन फूल उगने की सबसे अधिक संभावना है। हम गलत जगह पर नहीं हैं। लिउली यानहुआन फूल कहाँ है? तियान लाओ ने पूछा। ये चीज अदृश्य है, लेकिन इसे मैग्मा की सतह पर रहना पसंद है। इसे ढूंढना केवल समय की बात है। उसने अपनी आत्मा स्वर्ग दानव आंख खोली और मैग्मा में देखा, लेकिन मैग्मा वहां कितने सालों से है कोई नहीं जानता। भयानक तापमान के कारण फैंग चेन को बहुत असहज और गर्मी महसूस होती है, भले ही वह इसे अपनी आत्मा स्वर्ग दानव आंख से देखे। नहीं, हम मैग्मा से थोड़ा दूर हैं, हमें करीब जाना होगा, फैंग चेन ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। तियान लाओ ने फैंग चेन के कंधों को पकड़ लिया और नीचे देखा। आसपास की बाधाएं खड़ी हो गईं। हालांकि तापमान बहुत अधिक था, लेकिन ताओवाद के क्षेत्र में महान व्यक्ति तियान लाओ पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। इस तरह वे मैग्मा से मात्र 30 फीट की ऊंचाई पर एक दीवार के छेद में उतरे। फैंग चेन की आत्मा स्वर्ग दानव आंख फिर से बाहर निकली, नीचे मैग्मा को घूरते हुए। यद्यपि यह असुविधाजनक था, फिर भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से डटे रहने पर जोर दिया। वह एक पूरा कप चाय देखता रहा। अचानक उसने देखा कि मैग्मा के एक निश्चित स्थान पर स्थान थोड़ा विकृत हो गया था और एक अस्पष्ट अग्निछाया मैग्मा में तैर रही थी। यह पाया फैंग चेन को तुरंत यकीन हो गया कि यह ग्लेज्ड फ्लेम इल्यूजन फूल ही होगा। तियान लाओ ने फैंग चेन द्वारा बताई गई दिशा में देखा और सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद उसे वास्तव में वहां कुछ सुराग मिले। अगर फैंग चेन ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया होता तो दूसरों के लिए इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। इस दुनिया में ऐसी चीज भी है। तियान लाओ ने आह भरी, बेतरतीब ढंग से कहा, दोस्त फैंग, मुझे इस फूल की देखभाल करने दो। वहां का तापमान बहुत अधिक है, मुझे डर है कि आपके लिए विरोध करना मुश्किल होगा। फैंग चेन ने सिर हिलाया। केवल दाव क्षेत्र ही वहां के तापमान को झेल सकता है। अगर वह वहां गया तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा, तियान लाओ को सावधान रहना चाहिए और कार्रवाई करते समय जल्दी करनी चाहिए। यदि आप पहली चाल में सफल होने से पहले तुरंत हार मान लेते हैं, तो मुझे डर है कि 10,000 ज्वालाभूत लुओ चोंग अभी भी पास में है और यह उसका ठिकाना है और वह किसी भी समय वापस आ जाएगा। अगर वह यहाँ आने की हिम्मत करता है तो वह अपने जीवन के लिए निश्चित है। छोटे टॉवर से प्राप्त टेलीपोर्टेशन आकर्षण का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। यदि वास्तव में कोई खतरा होता तो वह स्वर्गीय अग्निज्वाला भूमि से दूर जाने में संकोच नहीं करता और कभी वापस नहीं आता। लिन जुएयान के लिए चमकदार ज्वाला प्रेत फूल की तलाश करते समय वह केवल अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्रवाई करेगा और अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। चिंता मत करो, मैं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, तियान लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय फैंग चेन का दिल कांप उठा और वह एहसास जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था फिर से वापस आ गया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। 10,000 ज्वालाभूत लुओ चोंग वापस आ गया है। रुको, ये वापस आ गया है, फैंग चेन ने तुरंत याद दिलाया। तियान लाओ को स्वाभाविक रूप से कोई संदेह नहीं था और उसने तुरंत जवाब दिया, अपनी और फैंग चेन की आभा को छिपाएं और गुफा के किनारे छिप जाएं। और जब उसने ये सब समाप्त किया तो एक विशाल शरीर उनकी गुफा के प्रवेश द्वार से गुजरा। विशालकाय शरीर गड्ढे में पैर मोड़कर बैठा था और विशालकाय कीट शरीर की हरकत से जमीन हिंसक रूप से कांप रही थी। वह लगातार चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से गुस्से में था कि अपराधी का पता नहीं चल पाया है। फैंग चेन ने बाहर की ओर देखा और अचानक भयभीत हो गया। 10,000 लपटों वाला भूत लुओ कीट इतना लंबा है कि यह लगभग गड्ढे को ढक लेता है। वे अनगिनत पैर एक हाथी जितने बड़े हैं। कौन है ये? 10,000 ज्वाला भूत लुओ चोंग दहाड़ता रहा और क्रोधित हो गया। फैंग चेन और तियान लाओ ने पकड़े जाने के डर से अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। इस समय
ज्वालामुखी में मैग्मा अचानक लुढ़कने लगा। एक त्रिभुजाकार पिंड मैग्मा से बाहर तैरता हुआ आया और गड्ढे में आकर रुक गया। इस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से 10,000 लपटों वाले भूत लुओचोंग का ध्यान आकर्षित किया। उसने धीरे धीरे अपना सिर पास लाया और त्रिकोण को घूरने लगा। यह क्या है? सिर पर अनगिनत जोड़ी आंखें संदेह से भरी थीं। ये पहली चीज थी जो उसने देखी थी। लेकिन जब ये संदिग्ध था, त्रिकोण अचानक सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। एक भयानक चूषण बल फूट पड़ा। यह एक विशाल सुनहरे हाथ में बदल गया और 10,000 ज्वाला भूत लुओकीट को पकड़ लिया और इसे त्रिकोण के शरीर में खींच लिया। वान यान गुई लुओचोंग अचानक घबरा गया और बेतहाशा संघर्ष करने लगा। हालांकि 7वें स्तर के 10,000 ज्वाला भूत लुओचोंग इस त्रिकोण के खिंचाव से बच नहीं सके। वह केवल अपनी जादुई शक्ति का विस्फोट जारी रख सकता था, अपने शरीर को मोड़ सकता था और मुक्त होने का प्रयास कर सकता था। उसके लगातार घुमाव के कारण आसपास की चट्टानें और पहाड़ तुरंत नीचे गिर गए और मैग्मा में लुढ़क गए। पलायन। ये देखकर तियान लाओ की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसने फैंग चेन को उठाया और गुफा में भाग गया। 10,000 ज्वाला भूत लुओ कीटों की विनाशकारी शक्ति के साथ यदि वे बच नहीं पाए तो उन्हें जिंदा दफना दिया जाएगा। अगर उन्हें जिंदा दफना दिया जाता तो भूल जाए, लेकिन अगर उन्हें 10,000 लपटों वाले भूत लुओचोंग के शरीर के पास फेंक दिया जाता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। फैंग चेन के पास एक टेलीपोर्टेशन ताबीज भी है और यदि कोई खतरा हो तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन वह इस बात से हैरान था कि यह त्रिकोणीय वस्तु क्या है। ये 7वें स्तर के 10,000 ज्वाला भूत लुओ कीटों को भी पकड़ सकती थी। उन्होंने सोचा कि अगले ही क्षण पृथ्वी ढह जाएगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य ये हुआ कि कंपन अचानक गायब हो गया और आसपास का वातावरण शांत हो गया। नहीं, 10,000 ज्वाला भूत लुओचोंग की भयभीत चीखें गड्ढे से आई और फिर अचानक बंद हो गईं। फैंग चेन और तियान लाओ ने भागना बंद कर दिया और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने दांत पीस लिए और पीछे भागे, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और जब उन्होंने क्रेटर का दृश्य देखा तो वे पूरी तरह दंग रह गए। 10,000 ज्वाला भूत लुओचोंग सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ है। यह अप्रत्याशित रूप से त्रिकोण द्वारा कसकर लिपटा हुआ था और हिलने में असमर्थ था। त्रिकोण लगातार 10,000 ज्वाला भूत लुओ कीट की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, मैग्मा लगातार त्रिभुज द्वारा अवशोषित होता रहता है और ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। अच्छा नहीं है। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने देखा कि चमकदार ज्वाला का काल्पनिक फूल मैग्मा के साथ त्रिकोण में चूसा जा रहा था। लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था और अब आगे बढ़ना निस्संदेह मौत को आमंत्रित करने के समान था। फैंग शियाओयू, देखो! तियान लाओ चिल्लाया। फैंग चेन ने चारों ओर देखा और ये देखकर हैरान रह गया कि 10,000 ज्वाला भूत लुओचोंग को त्रिकोण शरीर द्वारा मार दिया गया था और वह शून्य में बदल गया था। वह चौंका। ये 7वीं श्रेणी का राक्षस था, मास्टर दायरे में एक शक्तिशाली प्राणी। वह वास्तव में इस अज्ञात त्रिकोण द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कितनी अविश्वसनीय बात है! क्या ये चीज पौराणिक जादुई हथियार हो सकती है? तियान लाओ ने पूछा। जादुई हथियार? फैंग चेन चौंका। यह अफवाह है कि दिव्य हथियार स्वर्ग और पृथ्वी से बने हैं और बेहद शक्तिशाली हैं। उनमें स्वर्ग और पृथ्वी बनाने की क्षमता है। उनमें से प्रत्येक अत्यंत स्वर्ग विरोधी है। इसकी तुलना किसी भी जादुई हथियार या विकास जादुई हथियार से नहीं की जा सकती है। हाथ में जादुई हथियार के साथ आप दुनिया में अकेले हैं। यह एक नश्वर नर्सरी कविता है, लेकिन ये सिर्फ एक नर्सरी कविता नहीं है, तियान लाओ ने कहा। उसकी आंखें आग से भरी हुई थीं। ऐसा कोई भी साधु नहीं है जो दिव्य अस्त्र से मोहित न हो, भले ही वह किमियागर ही क्यों न हो। बस इतना ही कि उसने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि 7वें स्तर के राक्षस भी उसके सामने चींटियों की तरह थे। इस खजाने को शेनडोंग क्षेत्र में कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। ये बात तब भी सच है जब टोंगटियन आता है। इस समय त्रिभुज ने ऊर्जा अवशोषित करना बंद कर दिया और ऐसा लगा कि उसने पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ली है। ये शून्य में गतिहीन तैरता रहता है। जब फैंग चेन और दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो उनमें से एक आलसी लड़के की आवाज आई। खैर, अब जब हमने खाना खा लिया है तो काम पर लगने का समय आ गया है। त्रिकोण विकृत और बड़ा होने लगा और अगले ही पल एक सुनहरी रोशनी आसमान में चमक उठी। क्रेटर से फूट पड़ी। ये सूर्य की तरह चमकदार है और इसे आकाश से बाहर के लोग भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
असंख्य लोगों का ध्यान तुरंत इसकी ओर आकर्षित हुआ और वे इस बात पर आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसा दृश्य था। शून्य में धीरे धीरे एक विशाल त्रिभुजाकार द्वार खुला, जो स्वर्ग की ओर जाने वाला पवित्र द्वार था। लड़के की आवाज फिर से सुनाई दी, सुनो, इस डोमेन में भिक्षुओं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मेरे चाचा के खुलने तक इंतजार किया। शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं आपको बड़ी दया के साथ बताऊंगा। मैं दुनिया का सदस्य हूँ। गुफा के स्वर्ग में जब तक आप छोड़ने की परीक्षा पास करते हैं, आपको अनगिनत अवसर प्राप्त होंगे। बेशक, हर बार जब डोंगटियन हवेली खोली जाती है, तो एक भिक्षु केवल एक ही क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। और इस बार भाग्यशाली क्षेत्र जियानेटियन क्षेत्र है। प्रवेश द्वार 3 दिन तक खुला रहेगा और 3 दिन के भीतर बंद हो जाएगा। तब तक दोबारा अंदर जाना असंभव होगा, इसलिए जल्दी करो। उनकी आवाज बेतरतीब लग रही थी, लेकिन ये शेंडोंग क्षेत्र के सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। शेंडोंग क्षेत्र में हर कोई हैरान था। नश्वर लोग घुटने टेककर पूजा करने लगे, ये सोचकर कि देवता दुनिया में आ गए हैं। कुछ शियाटियन क्षेत्र के भिक्षु उत्साह से वहां पहुंचे, लेकिन अन्य भ्रमित थे। सभी पक्षों के शक्तिशाली अधिकारी शांत नहीं बैठ सके और अपने अपने जियानेटियन क्षेत्र के शिष्यों के साथ वहां चले गए। स्वर्गीय अग्निज्वाला भूमि की ओर जल्दी करो, जल्दी करो। गुरुजी, ये गुफा स्वर्ग वास्तव में क्या है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। यह एक ऐसा अवसर है जो केवल ऊपरी दुनिया के शीर्ष प्राणियों के पास ही है। हर बार जब गुफा स्वर्ग खोला या खोजा जाएगा, तो अनगिनत लोग वहां जाने के लिए आकर्षित होंगे। अवसर हर जगह हैं, और आपके लिए एक कदम में स्वर्ग तक पहुंचना भी संभव है। सब कुछ आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। ये कहना अजीब है कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हमारे लिए स्वर्ग पाना तार्किक रूप से असंभव है। ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो गुफा को स्वर्ग और धन्य भूमि समझते हैं और बहुत भ्रमित हैं। लेकिन गुफा स्वर्ग पैराडाइज के खुलने की अफवाह ऐसी ही है। ये झूठ ही नहीं लगती। इस समय लड़के की आवाज फिर से सुनाई दी। वैसे इस बार गुफा स्वर्ग का उद्घाटन एक निश्चित वयस्क से एक उपहार है, लेकिन यह उपहार शेंडोंग को नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को दिया गया है। अकेला। हर कोई हैरान था, किसमें इतनी गरिमा थी कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति को गुफा स्वर्ग और जन्नत को उपहार के रूप में उपयोग करने दे। लड़के ने उत्तर बताया, इस व्यक्ति का नाम फैंग चेन है। जैसे ही यह नाम सामने आया, शेंडोंग क्षेत्र हैरान रह गया। फैंग चेन, ये कौन है? कौन शक्तिशाली है, या ये कोई प्रतिभाशाली है? फैंग चेन, मुझे अभी याद आया, क्या हाल ही में त्यानिल दिव्य संप्रदाय में फैंग चेन नाम का कोई गद्दार नहीं था? ये वह नहीं हो सकता है ना? ये कैसे संभव है? फैंग चेन को ऊपरी क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों का समर्थन कैसे मिल सकता है? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। कुछ लोगों को लगा कि यह फैंग चेन है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं लगा। इस समय लड़के ने कहा, हाँ, ये त्यानिल दिव्य संप्रदाय का गद्दार फैंग चेन था। इससे निस्संदेह फैंग चेन की पहचान की पुष्टि हो गई। फैंग चेन, उस कमीने को इतनी योग्यता कैसे मिल गई कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने लिए गुफा स्वर्ग खोलने दे? त्यानिल दिव्य संप्रदाय में निंग तियानचेन का चेहरा बेहद उदास था। चून की पिछली बार उसने फैंग चेन को नहीं मारा था, इसलिए वह इस बात को लेकर चिंतित है। लेकिन चून की संप्रदाय गुरु ने उसे निर्देश दिया था, इसलिए उसने कोई भी कदम उठाने का साहस नहीं किया। लेकिन अब यह अलग है। वह त्यानिल दिव्य संप्रदाय के चौक पर आया और वहां एकत्र हुए त्यानिल दिव्य संप्रदाय के शिष्यों से चिल्लाकर कहा, सभी ज्ञानत्यान शिष्यों, मेरा आदेश सुनो। तैयार हो जाओ और आधी अगरबत्ती के बाद अवसर का लाभ उठाने के लिए गुफा स्वर्ग में जाओ। हाँ, शिष्यों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज से आकाश हिल गया। शक्तिशाली लोगों द्वारा आपके लिए तैयार किए गए अवसर के बारे में क्या ख्याल है? गुफाओं का स्वर्ग उनका अवसर है। जहां तक फैंग चेन से मिलने की बात है, अगर आप उसे मार सकते हैं, तो मैं उसे अपना अंतिम शिष्य स्वीकार करूंगा और मैं आपको अनंत संसाधन दूंगा। निंग तियानचेन ने कहा। अनगिनत लोगों की आंखें अचानक गर्म हो गईं। 3 शिखर गुरुओं का अंतिम शिष्य बनने के लिए भविष्य उज्ज्वल है। यद्यपि फैंग चेन को मारना कठिन है, फिर भी इस धन्य भूमि में कुछ घटित होना सामान्य बात है। निंग तियानचेन के अलावा फैंग चेन के अन्य दुश्मन भी हमला करने के लिए तैयार हैं। लुओ परिवार, लुओ कैनगक्सिंग, लुओ परिवार का मुखिया, लुओ यू, लुओ एओ, लुओ तियानेक्सियाओ और लुओ शियाओशान, जो कुछ समय पहले लिन परिवार के भोज में गायब हो गए थे। लुओ परिवार को भारी क्षति हुई। चाहे वह कोई भी हो, वे फैंग चेन से बच नहीं सकते।
वह लुओ परिवार के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में आया और कहा, लुओ परिवार ज्यानतियान क्षेत्र मेरा आदेश सुनो। यहाँ लुओ परिवार के बच्चे और मृत लोग मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में एकत्र हुए हैं। लुओ कैंगक्सिंग ने कहा, मेरे पास केवल 2 अनुरोध हैं। फैंग चेन के अवसर का लाभ उठाओ, उसे किसी भी कीमत पर मार डालो। क्या तुम समझे? हाँ, लुओ परिवार के जन्मजात साधकों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया दी। ये झोंकटियन ने परिवार में जन्मजात स्वामियों के सबसे मजबूत समूह को भी बुलाया, जिसका उद्देश्य फैंग चेन की धन्य भूमि का भाग्य छीनना और उसे मार डालना था। 1000 मील छाया मार, तो मेरे भाई को उस फैंग चेन ने मार डाला। तियान चोंग के बड़े भाई तियान मेन की आंखें ठंडी और जानलेवा थीं। हाँ, मैंने उसे तुम्हारे भाई की दानव भक्षक तलवार का उपयोग करते देखा था। दूसरे हत्यारे ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। तियान मेन का शरीर राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। जन्मजात क्षेत्र की चरम साधना फूट पड़ी, जिससे कई फीट दूर स्थित हत्यारा चौंक गया। फैंग चेन, ठीक है, चाहे तुम कितने भी बुरे हो, तुम मर चुके हो। लिन, उस कमीने का मौका नहीं, वह मेरा मौका है। मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। लिन लॉन्ग ने आंगन में स्थित पत्थर को एक हथेली से टुकड़ों में तोड़ दिया और उसकी चरम ज्यानतियान क्षेत्र की साधना में विस्फोट हो गया। पिछली बार जब लिन जुयान चले गए थे तो उनके लिन परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा था। न केवल इसे हर जगह निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इसके संसाधनों को भी अन्य परिवारों द्वारा लूटा जा रहा है। ये केवल समय की बात है कि इसका विनाश हो जाएगा। उसने ये सब फॉन्ग चेन और लिन जुयान पर आरोप लगाया और उन्हें टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। दादाजी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से फैंग चेन के अवसर का लाभ उठाऊंगा। एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति बनूंगा और लिन परिवार को फिर से ऊपर उठने दूंगा। उसने कहा। लिन चांग बहुत आश्वस्त नहीं था क्योंकि फैंग चेन को पहले से ही एक राक्षस के रूप में पहचाना गया था। लेकिन अब जब लिन परिवार के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह केवल इतना कह सकता है, मैं लिन परिवार के सभी दिवंगत जनजात लोगों को गुफा स्वर्ग के स्वर्ग में आपका अनुसरण करने दूंगा और आपको अवसर जीतने में मदद करूंगा। लेकिन याद रखना कि खिलवाड़ न करें। आप फैंग चेन को केवल तभी मार सकते हैं जब आप सुनिश्चित हों। दादाजी, मैं समझता हूँ, मैं कुछ भी बेतरतीब नहीं करूंगा। लिन लॉन्ग ने भारी सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। सपनों का घर, डोंगटियन स्वर्ग, वास्तव में इस टूटे हुए निचले क्षेत्र में एक डोंगटियन स्वर्ग है। चू फैंगचेन बेहद उत्साहित था। आपको पता होना चाहिए कि ऊपरी डोमेन में भी गुफा स्वर्ग अत्यंत दुर्लभ है। जहां तक लड़के का ये कहना था कि यह एक ऐसा अवसर था जो केवल फैंगचेन का था, चू फैंगचेन बहुत तिरस्कारपूर्ण था। क्या होगा अगर कोई वयस्क आपके लिए गुफा स्वर्ग के द्वार खोल दे? आप जैसे निम्न लोगों के लोग इस गुफा स्वर्ग के अवसर के योग्य ही नहीं हैं। यह अवसर केवल मेरा ही हो सकता है। वह ऊपरी क्षेत्र में अवसरों को जब्त करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ वह शीर्ष अस्तित्व है। उनके अलावा और कौन इस अवसर का हकदार है? उन्होंने मेंग जियांगलिंग से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वे गुफा स्वर्ग जा रहे हैं। स्वप्न परी ने उसे नहीं रोका, उसने भी ऐसा ही सोचा। इसे तुम्हारा अवसर माना जा सकता है और मैं स्वाभाविक रूप से इसे रोकूंगा नहीं। हालांकि जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं और धन स्वर्ग में है। इस निचले क्षेत्र की प्रतिभा को कम मत समझो और जो कुछ भी करो उसमें सावधान रहो। हाँ, मेंग फैंगचेन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में बहुत घृणा महसूस हुई। निचला क्षेत्र तो निचला क्षेत्र है और वहां सब कुछ चींटियां हैं, लेकिन इसमें शामिल व्यक्ति फैंगचेन उलझन में दिख रहा था। मेरे लिए स्वर्ग खुल गया। वो वयस्क, ये कौन है? उसे कुछ भी पता नहीं है। तियाना लाओ भी हैरान था। जब उसने फैंगचेन का उलझन भरा चेहरा देखा तो उसे समझ में आ गया कि दूसरे पक्ष को नहीं पता कि क्या हो रहा है। फैंग केकिंग, किसी भी अन्य बात की परवाह किए बिना ऊपरी डोमेन में गुफा स्वर्ग भी अनगिनत लोगों के लिए अपने सिर पर लड़ने का एक अवसर है। ये गुफा स्वर्ग आपके लिए खुला है, आप इसे चूक नहीं सकते। जल्दी करो और अपने भाग्य को जब्त करने के लिए गुफा स्वर्ग में प्रवेश करो, उन्होंने कहा। फैंगचेन ने एक पल सोचा और कहा, चिंता मत करो, मैं पहले मिंगयाओ को एक संदेश भेजूंगा। अब चमकदार लौ काल्पनिक फूल को गुफा स्वर्ग में चूसा गया है और गुफा स्वर्ग के खुलने के बाद ये पता नहीं है कि यह कब बाहर आएगा। यदि आप लिन जुयान को बचाना चाहते हैं तो आप केवल उसे गुफा स्वर्ग में प्रवेश करने दे सकते हैं। उन्होंने मेंग्याओ द्वारा दी गई वानली ध्वनि संचरण घंटी निकाली और ध्वनि प्रसारित की। मेंग्याओ,
जो त्यानेयु दिव्य संप्रदाय में बहुत दूर था, ने तुरंत इसे महसूस किया और वानली ध्वनि संचरण घंटी भी निकाल ली। अचानक फैंग चेन की आवाज सुनाई दी। गुफा स्वर्ग खोला गया था और वह स्वाभाविक रूप से लड़के की आवाज पहचानती थी। वह ये भी जानती थी कि निंग तियानचेन ने संप्रदाय के भीतर स्वर्गीय जियाटियन क्षेत्र में भिक्षुओं को सिर्फ फैंग चेन को मारने और भाग्य को जब्त करने के लिए संगठित किया था। फैंग चेन की कहानी सुनने के बाद मेंग याओ को पता था कि उसे लिन जुएयान को गुफा स्वर्ग के स्वर्ग में ले जाना चाहिए, लेकिन लिन जुएयान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या वह जा सकती है? चल दर। जैसे ही वह सोच रही थी, लिन जुएयान बाहर चला गया। उसके अस्वाभाविक रूप से पीले चेहरे के अलावा अब उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। बात बस इतनी सी थी कि पीलापन उसके पहले से ही ठंडे चेहरे को और भी अधिक ठंडा बना रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हजारों मील दूर के लोगों को दूर भगा रही हो। जुएयान, तुम ठीक हो? जुएयान को जागते देख मेंग याओ बहुत खुश हुई। लिन जुएयान ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। फैंग चेन ने मुझे गुफा स्वर्ग पैराडाइज जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। लेकिन आपकी वर्तमान स्थिति? मेंग याओ थोड़ा चिंतित था। अब मूलतः उसे कोई समस्या नहीं है। यंग किंगजियांग बाहर चले गए। मास्टर, मेंग याओ ने तुरंत सलाम किया। यंग किंगजियांग ने सिर हिलाया। स्थिति अब मूल रूप से स्थिर है, लेकिन यदि संभव हो तो बल का प्रयोग न करना ही सबसे अच्छा है। क्या आप समझती हैं? धन्यवाद द्वितीय शिखर गुरु। लिन जुएयान ने उसे धन्यवाद दिया और फिर मेंग याओ से कहा, चलो चलें। ठीक है। चूंकि मास्टर ने कहा था कि सब कुछ ठीक है, इसलिए वह और कुछ नहीं बोली। तुरंत दोनों ने यंग किंगजियांग को अलविदा कहा और संप्रदाय से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद टोंगटियन शून्य से बाहर आया। गुफा स्वर्ग से किसी को उपहार देना बहुत बड़ी बात है, टोंगटियन ने भावुक होकर कहा। यंग किंगजियांग ने कहा, यह कोई उपहार नहीं है, यह एक आपदा है। जैसे ही ये शब्द कहे जाएंगे, क्या सभी को भाग्य हड़पने के लिए फैंग चेन को निशाना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी? यह उसकी विपत्ति है और यह उसकी नियति भी है। अगर वह इस विपत्ति से बच सकता है तो उसके पास वास्तव में सफलता प्राप्त करने के लिए पूंजी हो सकती है, टोंगटियन ने कहा। लेकिन इस विपत्ति से बचना इतना आसान नहीं है। फैंग चेन को मेंग याओ का जवाब मिलने के बाद उसे अब कोई चिंता नहीं थी। उसने तियान लाओ से कहा, तियान लाओ, मैं पहले अंदर जाऊंगा। यदि आप अभी अंदर नहीं जाएंगे तो संभवतः जब अन्य लोग आएंगे तो आप स्वयं को रोक लेंगे। आखिरकार जब तक वह गुफा स्वर्ग के स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता, तब तक सहयोग उसे नहीं चुनेगा। तियान लाओ ने सिर हिलाया। फैंग जियू, सावधान रहो। फैंग चेन एक प्रकाश की किरण में बदल गया और त्रिकोणीय प्रकाश द्वार में प्रवेश किया। जल्द ही एक के बाद एक भिक्षु आए और जो लोग जियानतियान क्षेत्र में थे वे बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पास चले गए। अन्य लोगों के लोग भी इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे जल्दबाजी में कार्य करने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। एक झो युआन क्षेत्र साधक त्रिकोणीय प्रकाश द्वार की ओर दौड़ा, लेकिन एक सुनहरी रोशनी से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये दृश्य देखकर जो लोग हटने को तैयार थे, उनकी फिर से हटने की हिम्मत नहीं हुई। भगवान के पूर्वी क्षेत्र से साधक एक के बाद एक आ रहे थे, केवल भाग्य को हड़पने के लिए। लेकिन कुछ लोग गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर गए। तियानयान ज्वालामुखी पर 6 स्तरीय राक्षस साधकों के घुसपैठ के कारण अत्यधिक क्रोधित हो गए और पागलों की तरह हत्या करने लगे। ताओ दाओ क्षेत्र स्तर के राक्षसों के लिए ये साधक मूलतः उनसे मिलते ही मर जाते थे। जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सौभाग्य से ताओ दाओ क्षेत्र से शक्तिशाली लोग आए और तियानयान ज्वालामुखी पर सभी उच्च स्तरीय राक्षसों को खत्म करने के लिए एकजुट हुए। एक के बाद एक विभिन्न सेनाएं भी पहुंची। ये वाणिज्यन संप्रदाय है। ये केवल तियानेयु दिव्य संप्रदाय से हीन है। ये युवानलुओ संप्रदाय है। ये संप्रदाय हाल ही में बहुत तेजी से उभरा है और कई प्रतिभाशाली लोग उभरे हैं। यू परिवार भी यही है। ये परिवार बहुत शांत है, लेकिन इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। गुफा के स्वर्ग के खुलने से ईश्वर के पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों की सभी शक्तिशाली शक्तियां वहां जाने के लिए चिंतित हो गईं। ये भी बहुत सामान्य बात है। ऊपरी क्षेत्र में कई ताकतें एक धन्य भूमि प्राप्त करने के अवसर के कारण तुरंत उठ खड़ी हुईं। यदि उन्हें भी ऐसा अवसर मिले तो वे तियानेयु दिव्य संप्रदाय को पार कर सकते हैं और पूर्वी दिव्य क्षेत्र में पहली ताकत बन सकते हैं। यहाँ तियानेयु दिव्य संप्रदाय आ रहा है।
निंग तियानचेन ने तियानयु दिव्य संप्रदाय के लोगों को शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ाया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में पहली ताकत के रूप में उनकी गति स्वाभाविक रूप से अन्य संप्रदायों की तुलना में कमजोर नहीं है। साथ ही दाओवादी निंग, ये कितनी बड़ी लड़ाई थी। वान जियानमेन संप्रदाय के मास्टर वान जिंगलुओ ने कहा। निंग तियानचेन ने वान जिंगलुओ की ओर देखा और कहा, मास्टर वान, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। यद्यपि वह अभिवादन कर रहा था, उसका रवैया अहंकारी था और उसने वान जिंगलुओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वान जिंगलुओ ने अपने दिल में उपहास किया और कहा, मैंने सुना है कि फैंगचेन मूल रूप से तियानयु दिव्य संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन उसे संप्रदाय को धोखा देने के लिए मजबूर किया गया था। इस धन्य भूमि का आनंद आपके तियानयु दिव्य संप्रदाय द्वारा अकेले लिया जा सकता था, लेकिन अब है। आखिरी हंसी उपहास से भरी थी। उन्होंने आगे कहा, महान शक्ति को इस उद्देश्य के लिए धन्य भूमि को खोलने देने में सक्षम होना ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि फैंगचेन के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे पसंद हो। लेकिन इस तरह के राक्षसी व्यक्ति को वास्तव में तियानयु दिव्य संप्रदाय द्वारा त्याग दिया गया था। तियानयु दिव्य संप्रदाय पहला संप्रदाय होने के योग्य है, लेकिन ऐसी प्रतिभा को नीचा दिखाने के योग्य नहीं है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। निंग तियानचेन का चेहरा काला पड़ गया और यह निस्संदेह उसका मजाक था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वानमेन पर्यवेक्षक को मेरे संप्रदाय के मामलों का प्रबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक धन्य भूमि के अवसर की बात है, जो कोई भी कहता है कि यह उसका है, अवसर उन लोगों को प्राप्त होगा जो इसके लिए किस्मत में है। यदि यह धन्य भूमि नहीं है, तो यह उसी की है जिसके लिए इसे खोला गया है। ठीक है, तो क्या हुआ अगर यह उसके लिए खोल दिया जाए? क्या वह इसे पा सकता है? वह केवल दरवाज़ा खोलने के लिए योग्य है और संसाधन हमारे हैं। तियानयु दिव्य संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने अहंकार से कहा। फैंगचेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वान जिंगलुओ ने व्यंग्य किया, तुम तियानयु दिव्य संप्रदाय वास्तव में दबंग हो। निंग तियानचेन ने शांति से कहा, ताकत और शक्ति सब कुछ निर्धारित कर सकती है ना? फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप इस धन्य भूमि के अवसर के लिए लड़ना छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए कि यह एक खास चींटी का अवसर है? जब वहां उपस्थित सभी लोगों ने ये सुना तो कोई भी नहीं बोला। वे स्वाभाविक रूप से ऐसा अवसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह उनके अपने भविष्य का सवाल है। ये सचमुच जीवंत है। इस समय शून्य में एक आकाशगंगा उभरी। तारों भरे आसमान में दर्जनों आकृतियां टहलती हुई आईं। नेता एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसके चेहरे पर एक ठंडा और घमंडी भाव था। यह मेंग जियानलिंग थी। उसके बगल में ऊपरी क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली लोग चल रहे थे, जैसे मेंग फैंगचेन। उनमें से प्रत्येक अपना सिर ऊंचा उठाए हुए थे और नीचे के लोगों को घृणा से देख रहे थे। मेंग परिवार के आगमन से काफी हलचल मच गई। मेंग परिवार हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। हर कोई जानता है कि शेनडोंग क्षेत्र में मेंग परिवार सिर्फ एक शाखा परिवार है। ऊपरी क्षेत्र में एक मुख्य परिवार भी है, जो एक विशालकाय है। यहाँ तक कि तियानयु दिव्य संप्रदाय भी आसानी से अपमान करने को तैयार नहीं है। निंग तियानचेन की अभिव्यक्ति फिर से उदास हो गई। यह इस सपने की परी की वजह से था कि वह फैंगचेन को खत्म करने में असमर्थ था। बेशक उसने कोई शिकायत दिखाने की हिम्मत नहीं की। दूसरे पक्ष को उसे मारने में बस एक पल लगेगा। अन्य सेनाओं के शक्तिशाली लोगों ने भी मेंग जियानलिंग को देखा, लेकिन कोई भी नहीं बोला। मेंग जियानलिंग इन लोगों से बात करने में बहुत आलसी था और उसने मेंग फैंगचेन और अन्य लोगों से कहा, अंदर जाओ। हाँ, मेंग फैंगचेन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और अपने आसपास के लोगों की निगाहों के सामने वह गर्व से अपने साथ आए कुछ लोगों के साथ उस धन्य भूमि में प्रवेश कर गया। मेंग फैंगचेन और अन्य लोगों को अंदर जाते देख मेंग जियानलिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को आकाशगंगा में छिपा लिया। ठीक है, जियानतियान क्षेत्र में तियानयु दिव्य संप्रदाय के शिष्यों, मेरे आदेश सुनो। निंग तियानचेन ने कहा, आना। निंग तियानचेन ने गंभीर होकर कहा, अंदर जाओ और वह अवसर प्राप्त करो जो तुम्हारा है। हाँ, शिष्यों ने चिल्लाकर कहा और एक एक करके त्रिभुजाकार द्वार से प्रवेश किया। वान जिंगलुओ ने बकवास करना बंद कर दिया और अपने संप्रदाय के शिष्यों से कहा, आप लोग भी अंदर जा सकते हैं। हाँ, वान जियानमेन के शिष्य एक के बाद एक प्रवेश करते गए। अन्य सेनाओं के जो किसान पहले प्रवेश कर गए थे, वे भी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद सभी ओर से छोटी छोटी सेनाएं या स्वतंत्र किसान भी इसमें शामिल हो गए। मास्टर किंग, मैं भी अंदर जा रहा हूँ। झाओ शिमाई भी वहां थी। उसने मूल रूप से शेनडोंग क्षेत्र को छोड़कर ऊपरी क्षेत्र में लौटने की योजना बनाई थी,
लेकिन उसे पृथ्वी पर स्वर्ग के खुलने की उम्मीद नहीं थी। किंग लाओ थोड़ा चिंतित था। मिस, सावधान रहना याद रखें। झाओ शिमाई का ये पहला मौका था जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था। हालांकि उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं था, लेकिन उसे प्रशिक्षण का कोई अनुभव नहीं था और उसका दिमाग बहुत सरल था। मिस्टर किंग को डर था कि वह किसी दुष्ट खलनायक के जाल में फंस जाएगी। चिंता मत करो मिस्टर किंग, झाओ शिमाई ने अपनी कमर पर हाथ रखा और गर्व से कहा, मुझे निश्चित रूप से उस धन्य भूमि में सबसे बड़ा अवसर मिलेगा। अगर मैं फैंग चेन से मिलता हूँ, अगर वह सगाई रद्द करने से इनकार करता है, तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वह सगाई रद्द नहीं कर देता। इसके बाद वह भीड़ के पीछे स्वर्ग में चली गई। किंग लाओ केवल असहाय होकर आहें भर सकता था। लिन जुएयान भी प्रवेश किया। मेंग याओ पहले ही झोउ युआन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए वह केवल बाहर ही इंतजार कर सकती थी। भाई फैंग, तुम्हें जुएयान को बचाना होगा, वह केवल अपने दिल में प्रार्थना कर सकती थी। तीसरे दिन त्रिकोणीय द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। स्वर्ग अभी शुरू ही हुआ है। स्वर्ग के अंदर फैंग चेन एक गुफा में पैर मोड़कर बैठा था। वह यहाँ लगभग 2 दिन से था। लड़के ने जो बताया उसके अनुसार उसे 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि इस जगह का गेट पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। उसके बाद ही वह आगे बढ़ सका। डिंग डोंग, सब लोग, 3 दिन पूरे हो गए हैं, स्वर्ग बंद हो गया है। लड़के की आवाज फिर सुनाई दी। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको इस धन्य भूमि में सबसे बड़ा अवसर प्राप्त करना होगा और फिर निकास खुल जाएगा। तो कृपया सभी लोग कड़ी मेहनत करें, खासकर फैंग चेन। यह आपके लिए खुला स्वर्ग है। आपके पास सबसे अच्छी उम्मीद है। फैंग चेन के मुंह का कोना फड़क उठा। इससे उसे उम्मीद नहीं बल्कि निराशा महसूस हुई। जब अन्य लोग ये सुनेंगे तो निश्चित रूप से वे उसे निशाना बनाएंगे या यहाँ तक कि उसे मार भी डालेंगे। लेकिन मुझे ढूंढना इतना आसान नहीं है। फैंग चेन ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, यूरू मुखौटा निकाला और उसे पहन लिया। अचानक उसका रूप बदल गया और वह एक साधारण दिखने वाला कुछ काले रंग का लड़का हो गया, लगभग 17 या 18 साल का। लड़के ने आगे कहा, अगला मैं तुम्हें नियम बताता हूँ। पहली मंजिल पर कई महल और राक्षस हैं। मैं सभी को एक टोकन दूंगा। राक्षसों को मारने या महल के मूल्यांकन को पास करने के बाद आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो 1000 अंक सीमा है। जब आप दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो अंकों का आदान प्रदान अच्छी चीजों के लिए किया जा सकता है, इसलिए जितने अधिक अंक होंगे उतना बेहतर होगा। एक और बात, अंक न केवल राक्षसों से प्राप्त किए जा सकते हैं बल्कि उन्हें लूटकर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इस समय उसकी मुस्कान अत्यंत भयावह हो गई। उसी समय फैंग चेन के सामने एक काला टोकन प्रकट हुआ। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो उन्हें स्पष्ट रूप से पता चला कि टोकन में अंकित संख्या 0 थी। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ लीं। यह एक अवसर था, लेकिन एक आपदा भी थी। कोई नहीं जानता कि इस तथाकथित स्वर्ग में प्रवेश करने वाले कितने लोग बाहर निकल पाते हैं। अब धन्य भूमि आधिकारिक तौर पर खुल गई है। हर कोई अपना मौका खोजे, लड़के ने कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फैंग चेन की गुफा के सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और निकास द्वार खुल गया। जब उसने इसे देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और खुशी से झूम उठा। बाहर लगातार पहाड़ हैं, परिलोक जैसी धुंध से घिरे हुए, पक्षी गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और छायादार हरे पेड़ हैं। यह एक परिलोक जैसा शानदार है। एक प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी ओर आई, जो बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा से 3 गुना अधिक प्रबल थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे धन्य भूमि कहा जाता है। अगर मैं यहाँ अभ्यास करूंगा तो मेरी साधना निश्चित रूप से बहुत तेजी से सुधरेगी, फैंग चेन ने चुपके से कहा। फिर वह एक निश्चित दिशा में चला गया। आउच! एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी और तीसरे स्तर का राक्षस, जो बाघ या बैल जैसा भयंकर था, अचानक फैंग चेन के पास प्रकट हुआ। फैंग चेन ने एक हथेली से प्रहार किया, जिससे राक्षस की मृत्यु हो गई। जैसे ही राक्षस मरा, वह प्रकाश के एक धब्बे में बदल गया और फैंग चेन की कमर में प्रवेश कर गया। अचानक फैंग चेन को महसूस हुआ कि संख्याएं शब्द में बदल रही हैं। स्तर 3 का राक्षस 1 अंक के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो 1000 अंक प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अंक जितने ज्यादा होंगे संभावना उतनी ही बेहतर होगी। मुझे यकीन है कि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि अंक बहुत कम है। वह आगे बढ़ता रहा और जल्द ही उसका सामना एक और राक्षस से हुआ। ये जानवर बिल्ली जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में ये 4थे स्तर का राक्षस जानवर है।
राक्षस इतना तेज था कि नंगी आंखों से उसकी गति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वह बिजली की चमक की तरह मायावी था। ये काफी तेज है, लेकिन यह अफसोस की बात है। यदि वह अन्य लोगों से मिलता तो उसे पता नहीं होता कि क्या करना है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जिस व्यक्ति से मिला वह फैंग चेन था, जिसके पास आत्मा दानव नेत्र था। फैंग चेन ने अपनी राक्षसी आंखें खोली, राक्षस की स्थिति को पहले से ही लॉक कर दिया और एक ही तलवार के वार से उसे मार डाला। और यह चौथे स्तर का राक्षस 5 अंक का है। केवल 5 अंक, थोड़े बहुत कम। मुझे नहीं पता कि जिस महल का उसने उल्लेख किया था वह कहाँ है। फैंग चेन ने असहायता से कहा, अवचेतन रूप से आत्मा दानव आंख से चारों ओर देखते हुए। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने देखा कि दूर घने जंगल में एक महल खड़ा है। मैंने वास्तव में इसे पा लिया। वह अपनी गति तेज कर महल के द्वार पर पहुंच गया। जब वह दरवाजे पर खड़ा हुआ तो महल का द्वार अचानक खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था और उसमें कुछ भी नहीं था। जैसे ही आप अंदर गए, महल का द्वार तुरंत बंद हो गया। यदि आप मूल्यांकन में पास हो गए तो आपको अवसर मिलेगा। क्या आप शुरू करना चाहते हैं? एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। फैंग चेन का दिल द्रवित हो उठा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, शुरू करो। चारों ओर रोशनी की चमक थी और फैंग चेन के चारों ओर भेड़ियों जैसे राक्षस दिखाई दिए। उनकी संख्या लगभग 10 थी, सभी चौथे स्तर के राक्षस। जो है सामने रखो। फैंग चेन ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाया और दानव भक्षक तलवार का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने भौतिक शरीर से लड़ने का इरादा किया। ओह! 10 भेड़िया जानवर गुस्से से चिल्लाते हुए फैंग चेन की ओर बढ़े। फैंग चेन के देवता और दानव के टुकड़े फूट पड़े, तुरंत उसके साथ युद्ध में शामिल हो गए। उसकी लड़ने की शैली जंगली जानवर की तरह क्रूर थी और भेड़िया जानवर उसके मुक्कों का सामना नहीं कर सका। कुछ ही सांसों में भेड़िया जानवर जमीन पर गिर पड़े और प्रकाश के बिंदुओं में बदल गए और गायब हो गए। उसी समय महल के मध्य में एक खजाने का संदूक प्रकट हुआ और अपने आप खुल गया। फैंग चेन के टोकन में 50 अंक जोड़े गए हैं और इसके अलावा खजाने की पेटी में एक गोली की बोतल भी है। फैंग चेन ने गोली की बोतल खोली और एक ताज़ा खुशबू उसके चेहरे पर भर गई। यह एक तीसरे स्तर का अमृत है जिसका प्रभाव खेती को बढ़ावा देने का है। ऐसा लगता है कि महल की परीक्षा पास करने के बाद एक अतिरिक्त इनाम मिलेगा। फैंग चेन अभी गोली रखने ही वाला था कि अचानक महल का दरवाजा खुल गया। 3 आकृतियां बाहर से अंदर आईं। अच्छा, यहाँ कोई है। ये बेहतर है कि हम साथ मिलकर सफाई करने वाले किसी व्यक्ति को चुनें।